हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम बदलाव बैच में क्लास 12 के 4th चैप्टर संधारित्र तथा परावैद्युतांक का सेकंड लेक्चर लेने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने आप के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा पहला टॉपिक है संधारित्र। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर लिया हुआ है जिसमें हमने चालक, विद्युत रोधी और धारिता और भी अन्य चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप पहले जाइए लेक्चर को देख लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी आपके स्टडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो आए आपको मिल जाए। चलिए अब हम बात करते हैं, आपका टाइम का वेस्ट नहीं करेंगे, हम बात करते हैं संधारित्र के बारे में। संधारित्र देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न उठता है संधारित्र। चैप्टर का हमारा नाम था संधारित्र तथा परावैद्युतांक। परावैद्युत तो हम जानते हैं, परावैद्युत क्या होते हैं। परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनमें उनके इलेक्ट्रॉन या आवेश नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। इस चीज़ों को हम जानते हैं, लेकिन हम संधारित्र, आज हमारा आ गया क्या, संधारित्र। अब संधारित्र क्या होता है, तो संधारित्र जानते बच्चों एक परियोजन है, समायोजन है, ठीक है। संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, हम क्या करते हैं, चालक के आकार में परिवर्तित नहीं करते हैं। चालक के आकार में परिवर्तित किए बिना उनमें आवेश की पर्याप्त मात्रा, अधिक से अधिक मात्रा संचित की जा सकती है, तो ऐसे समायोजन को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, संधारित्र क्या है। संधारित्र, ध्यान से सुनिएगा इस बार, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक की आकार में परिवर्तित किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, संधारित्र कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या बोला, मेरी लाइट लाइन को ध्यान से देखिएगा, आकार में परिवर्तित किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा, हमें यहाँ पे क्या करना है, आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी कुछ धारिता होती है, अच्छा, इसकी आवेश ग्रहण करने की कुछ क्षमता होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पर्याप्त मात्रा मतलब अधिक से अधिक मात्रा संचित करवा रहे हैं एक ऐसी समायोजन द्वारा जिसे हम संधारित्र करते हैं, उसमें अधिक से अधिक हम क्या कर रहे हैं, आवेश संग्रहण करवा रहे हैं, ठीक ना। तो अर्थात हम उससे क्या बढ़ा रहे हैं, हम धारिता को बढ़ा रहे हैं। तो किसी भी चीज़ की धारिता, संधारित्र की धारिता डिपेंड किस पे करती है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले हम जानेंगे संधारित्र की धारिता क्या होती है। संधारित्र की धारिता क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई संधारित्र है, धनात्मक 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 ऋणात्मक ऋणात्मक, ऐसा ही कुछ आपके बुक में बना होगा। इसके बीच में कुछ दूरी भी दी होगी, मान लीजिए इनके बीच की दूरी क्या है, d है, और इन दोनों का क्षेत्रफल मान लीजिए जो क्या है, a है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, प्लेटों का क्षेत्रफल, ठीक है। प्लेटों का क्षेत्रफल मान लीजिए ये दे दिया, ये दे दिया, और मान लीजिए इसमें परावैद्युतांक भी मान लीजिए भर दिया। इसमें क्या भरा हुआ है, के परावैद्युतांक हमने भरा हुआ है। अब इसकी धारिता क्या होगी, तो हम जानते हैं धारिता इक्वल टू Q/V। आपने इस चीज को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हम जानते हैं धारिता इक्वल टू Q/V। तो संधारित्र की धारिता भी क्या होगी, सेम टू सेम चीज होगी, बस एक बोलने के हमें तरीका बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, संधारित्र की धारिता को हम क्या बोल देंगे कि धारिता संधारित्र किसी एक प्लेट पर संचित आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को धारिता कहते हैं। किसी एक प्लेट पर उपस्थित आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को हम क्या करते हैं, धारिता कहते हैं। तो दो प्लेटें मिल गई ना, तो विभवांतर ही निकालेंगे, तो विभव होगा नहीं, तो विभवांतर इसको धारिता कहते हैं। अब देखिए, अब धारिता बढ़ाने के हम धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारे जो मेन टॉपिक था ये था, हम धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए धारिता बढ़ाने के, संधारित्र की धारिता बढ़ाने के उपाय में लिख देता हूँ, ठीक है। आप उपाय मत लिखिएगा, तरीके मतलब मैं आपको समझाना चाहूँ, ठीक ना। हम कैसे धारिता बढ़ा सकते हैं, या हम लिख सकते हैं संधारित्र की धारिता निर्भर किस पर करती है। आप भी मान लीजिए लिख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। संधारित्र की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है, निम्न कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। कुछ बच्चों में इसमें पृथ्वी से जोड़ दिया होगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब समय आपका वेस्ट नहीं करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शुरू से बोलता हूँ कि आपको पढ़ाई जाएगी यहाँ पे। तो देखिए अब धारिता इसका हमें बढ़ाना है, धारिता देखिए कैसे बढ़ेगी। या तो हम क्या करें, प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ा दें, धारिता हमारे प्लेट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, ए को हम बढ़ा दें तो धारिता बढ़ जाएगी क्योंकि अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है कि अगर हम दूरी को कम कर दें,
दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा हमारा होता है एक धारिता बढ़ाने के, कि हम क्या करें, धारिता मतलब के परावैद्युतांक को बढ़ा दें। परावैद्युतांक का मतलब ऐसे पदार्थ का प्रयोग करें जिसके परावैद्युतांक का मान अधिक हो, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब धारिता बढ़ाने के हमारे पास 3 पॉइंट हमें मिल गए। अब बारी बारी मैं आपको डिफाइन करूंगा किससे कैसे बढ़ता है। क्षेत्रफल तो समझ में आ जाएगा, ये भी। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे आपका इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है, दूरी, ये सब आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन ये वाला परावैद्युतांक वाला, कि धारिता परावैद्युतांक से कैसे बढ़ेगी या परावैद्युतांक क्या कार्य करता है, ये सब मैं चीज़ आपको इसके बाद बताऊंगा। पहले मैंने संधारित्र बता दिया, अभी दूसरा नाम था परावैद्युतांक, मैं उस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, संधारित्र क्या होता है। संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसा निकाय है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम चालक या कार्य परिवर्तित किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं, उसे संधारित्र कहते हैं। अब संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो संधारित्र धारिता किसी एक प्लेट पर उपस्थित आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को हम क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। और संधारित्र की धारिता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, किन किन कारकों पर या किन किन कारकों पर धारिता निर्भर करती है, तो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर पड़ती है, अर्थात धारिता, संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा दूसरा संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात कि अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो धारिता घटेगी और घटाते हैं तो धारिता बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट, कि अगर हम संधारित्र के बीच ऐसा पदार्थ डालें जिसका परावैद्युतांक अधिक हो तो प्लेटों के बीच की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, अर्थात धारिता क्या होता है, प्लेटों के बीच के पदार्थ के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं आगे बताऊंगा आपको किसके बारे में, परावैद्युतांक के बारे में। अब देखिए परावैद्युतांक का कार्य क्या होता है। ठीक है, आखिरकार परावैद्युतांक का कार्य होता क्या है, परावैद्युतांक कैसे हमारा कार्य करता है, उसे हम परावैद्युतांक का घूर्णन भी कहते हैं। एक ही टॉपिक में मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान दिएगा, परावैद्युतांक का घूर्णन मैं आपको बोल दूंगा। अब परावैद्युतांक कैसे बढ़ाता है विभव, इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ये मान लीजिए हमारा संधारित्र है। ठीक है, यहां पे डाल सकते हैं हम परावैद्युतांक का घूर्णन, मैं डाल देता हूं परावैद्युत का घूर्णन। बुक में आपको देखेंगे तो इसी टॉपिक के नाम से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। धनात्मक 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 धनात्मक। अच्छा, ये हमारा हो गया संधारित्र। ठीक है, चलिए अब मैं इससे पहले आपसे एक चीज़ के बारे में बात बता दे रहा हूँ। आपने संधारित्र को अपने लाइफ में देखा है? बहुत बच्चे कहेंगे नहीं देखा है। क्या आपने कंडेंसर को देखा है जो पंखे में लगे होते हैं, या जो कूलर में वाइट वाइट सा होता है, वाइट वाइट सा गोला सा होता है, कोई किसी में मोटा, पंखे में छोटा लगता है, कूलर में मोटा लगता है, वही हमारा संधारित्र होता है। उसका कार्य क्या होता है कि जब हम पंखे के बटन को ऑन करते हैं हमारा पंखा तुरंत तेजी से घूमने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही बिजली से पंखा भी घूमने तेजी से लगता है, कूलर भी तुरंत तेजी से घूमने लगता है? उसके पीछे जो होता है संधारित्र होता है। संधारित्र में क्या होती है, जो हमारा कंडेंसर होता है उसमें ऊर्जा संचित होती है। देखेंगे आप कूलर में बड़ा संधारित्र, बड़ा कंडेंसर लगा होता है, जबकि पंखे में पतला सा छोटा सा लगा रहता है। हम जब बटन को ऑन करते हैं तो हमारे संधारित्र को तुरंत ऊर्जा मिलती है। संधारित्र में ऊर्जा पहले से रहती है, उससे तुरंत सूचना मिल जाती है कि पंखे को चलाना है। तो संधारित्र के अंदर जो ऊर्जा होती है वो तुरंत प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा पंखा तुरंत घूमना स्टार्ट कर देता है तेजी से। उसे ऊर्जा मिल जाती है, अधिक ऊर्जा मिलती है। किसके माध्यम से? संधारित्र के माध्यम से। सेम वही चीज़ कूलर में होता है। मतलब ये क्या करता है, तुरंत ऊर्जा प्रोवाइड करता है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं परावैद्युतांक के घूर्णन या परावैद्युतांक कैसे धारिता को बढ़ाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए इसके बीच हमने परावैद्युतांक भर दिया। ठीक है, के का परावैद्युतांक हमने भर दिया। अब हमने आपको क्या बताया कि परावैद्युतांक वो पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। ये अगर नाभिक हो गया तो ये क्या है, दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ है, दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ है, अर्थात काफी बल चाहिए इसे निकालने के लिए। अब देखिएगा, अगर हम इसमें मान लीजिए डाल देते हैं
ये एकक मान लीजिए ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए एकक हमारा क्या है, मतलब ये एकक परमाणु समझ लीजिए, पूरा भरा हुआ है। मैं एकक परमाणु आपको बना के दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, आप विजुलाइज कर पाएँ चीज़ों को। ठीक है, ये मान लीजिए एकक परमाणु है हमारा। ठीक, चलिए अच्छी बात है। अब हमने क्या किया, इसमें हमने परावैद्युतांक को भर दिया। अब ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। इधर क्या है, धनात्मक आवेश है। अगर इस प्लेट पर धनात्मक आवेश है, अरे यार सॉरी मैंने दोनों प्लेटों पर सेम आवेश दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी सही कर देता हूँ। ये हो गया ऋणात्मक। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्लेट पर क्या है, धनात्मक आवेश है और इस प्लेट पर क्या है, ऋणात्मक आवेश है। अगर आपने पहला चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, जो कि हमारा था कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, था कि नहीं था? पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से डीपली पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके हमारे चैनल पे जाइए और वीडियो खोजिए और जाकर वीडियो को पहले देख लीजिए। पहला चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत 3-4 लेक्चर का होगा। ठीक है, अभी से आप चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, बहुत टाइम है आपके पास। मैंने ज़्यादा चैप्टर को बड़ा नहीं खींचा है, 10 वीडियो में अपने व्यू बढ़ाने के लिए, अपने वॉच आवर बढ़ाने के लिए मैंने आपके लिए प्रयास किया है कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं और हिंदी मीडियम में जो क्रांति मैं लाना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं कि अपनी भाषा में अच्छी से अच्छी शिक्षा पद्धति दे सकूँ, उसमें आप मेरी सहायता करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। चलिए, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। हमने क्या किया, हमने इसमें क्या किया, परावैद्युतांक को भर दिया। चलो भाई, परावैद्युतांक को भर दिया गया। अगर हमने इसमें क्या किया, परावैद्युतांक को भर दिया, हमने पहला चैप्टर पढ़ा था कि धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करता है और ऋणात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करता है। अर्थात समान आवेश समान को प्रतिकर्षित करता है और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये बताइए, ये जो परमाणु है परावैद्युतांक का, इसमें ये नाभिक क्या है, धनात्मक आवेश है और इसकी कक्षक में जो ये है क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये ऋणात्मक आवेश है। अरे भैया ठीक है, हमने यहाँ पे बोला कि दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, तो क्या ये परमाणु में उपस्थित ही नहीं होते? अरे परमाणु में ही होते हैं, बंधे रहते लेकिन होते तो परमाणु में ही है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे धनात्मक आवेश है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोचिए आप, यहाँ पे ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। इस साइड में रहेगा परमाणु में ही और इस साइड धनात्मक आवेश आ जाएगा। क्यों भैया, इधर क्या है, प्रतिकर्षण हो रहा है धनात्मक के साथ, मतलब नाभिक हमारा इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर आ गया है, तो परमाणु में परमाणु हमारा क्या है, अभिभूतासीन ही है। बस क्या हुआ कि हमारे जितने इलेक्ट्रॉन थे इधर आ गए और धनात्मक आवेश था जो इधर आ गया। बस इसी चीज़ को आपको समझना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे जो प्लस था, इसने बोला उधर जाओ, जिसको ढकेला इसको, तो इसने बोला चलो भैया मैं चला जाता हूँ, और ये माइनस वाला करता है इधर आओ इधर आओ। देखिए यहाँ पे डबल बल काम करते हैं ना, ये तो बोल रहा है कि इधर जाओ और ये बोल रहा है इधर आओ। अगर आपको भगाएगा और कोई बुलाने को तैयार है, तो अगर ये नहीं बुलाता तो मेरे पास संकोच भी करते। मान लीजिए आपको घर से भगाया जा रहा है, मान लीजिए आपको कोई दोस्त भगा रहा है, ठीक है, और दोस्त की भाषा तो समझ में नहीं आएगी, मैं लड़की की बात ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपको भगा रही है, ठीक है, बोल रहे जाओ मेरे साथ, तुम्हारे साथ ब्रेकअप हो जाए, और अगली बंदी आपके लिए तैयार बैठी हुई है कि भाई तुम आओ, हम तुम्हारे साथ पैचअप करेंगे, हम तुम्हारे साथ अपने मतलब स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे, ये जब बोलेगा इधर जाओ धनात्मक क्या बोलेगा, उधर जाओ, और ये बोल रही है आओ आओ आओ, ये बोला रुक भैया चल निकल इधर से, हम आ गए तुम्हारे पास। वही चीज़ हुआ, इसने बोला जाओ ऋणात्मक बुला रहा था, ये इधर आ गया। ठीक है, इसी चीज़ को हमें समझना था। हर एक परमाणु के साथ होगा, इसके साथ भी होएगा। धनात्मक वाला बोलेगा ऋणात्मक को आकर्षित करेगा और ये बोलेगा इधर जाओ तो धनात्मक वाला इधर आ जाएगा। सबके साथ ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, सबके साथ क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। ठीक है, कुछ समझ में आ रही बात को। इसने उसको भगाया और उसने बुलाया, तो भैया सब अरेंजमेंट अपने हिसाब से हो गए। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक का घूर्णन कहते हैं। तांक का घूर्णन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है हमारा, कुछ ऐसा होगा, धनात्मक से होता है प्लेटों के कारण। अब ये देखिए, इनमें भी चार्ज जनरेट हुआ, तो इसके अंदर परावैद्युतांक के अंदर भी कोई वैद्युत क्षेत्र होगा जो क्या होगा, इधर की ओर होगा। इससे भले ही कम होगा लेकिन होगा। तो कुछ मान लीजिए ई डैश है हमारा, इसकी दिशा क्या है, इधर की तरफ है, मतलब प्लेटों की दिशा के विपरीत है। अर्थात इस वैद्युत क्षेत्र का ये वैद्युत क्षेत्र विरोध करेगा, पक्का ही विरोध करेगा। अब जब वैद्युत क्षेत्र विरोध करेगा तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र घट जाएगा। वैद्युत क्षेत्र घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा।
जब ये इधर से जा रहा है और ये इधर से आ रहा है, दोनों वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र घट जाएगा। वैद्युत क्षेत्र हमारा ई क्या हो जाएगा, मान लीजिए ई माइनस ई डैश हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र हमारा घटा कि नहीं घटा, भैया घटा, अच्छी बात है। अब देखिए हम क्या जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू वी बाई डी, जहाँ वी क्या होती है, प्लेटों के बीच की दूरी, तो हम वी इक्वल टू लिख सकते हैं ई डी लिख सकते हैं। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में कमी आई। अब यहां समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र में कमी आई, जब वैद्युत क्षेत्र में कमी आई तो इसमें भी कमी आएगी, लाजमी सी बात है कि नहीं है। इस बात को आप ध्यान से पहले सोचिए, थोड़ा सा अपने आप विचार कीजिए आप। जब वैद्युत क्षेत्र में कमी आई तो क्या होगा, प्लेटों के बीच की दूरी तो वही रहेगी, दूरी तो चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र में कमी है तो वी में भी कमी आ जाएगी। मान लीजिए अब ये ई डैश हो गया, तो यहाँ पे कुछ कमी आ गई भैया, ई था तो अधिक था, भी कमी आ गई, वी में भी कमी आ गई। हम जानते हैं धारिता इक्वल टू क्या होता है, वी क्यू बाई वी, हम वी की जगह ई भी रख सकते हैं। अब एक ये वाला वैद्य, पहले हमारा क्या था, ये बाद का हो गया, ये बाद का हो गया। मान लीजिए ये ई डैश था ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको E1 नाम देते हैं, जो नेक्स्ट था, नहीं ET दे देते हैं, ये ET वाला लग जाएगा, ET कर दो भैया। और जो पहले का था ये हमारा क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्यू बाई ई डी। दूरी तो मान लीजिए हमारी D है तो दूरी D ही रहेगी, दूरी तो नहीं बदली। लेकिन ये वाला हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है, ET क्या है, कम है, छोटा है किससे, E से, क्योंकि ये जो E था इसमें से तो E डैश घट गया ना, और ये ET हमारा बचा। E डैश घटने के बाद से क्या बचा हमारा, ET बचा। अर्थात ET क्या है, छोटा है ED से, अर्थात ये जब छोटा है तो ये C अधिक होगा, यहाँ पे धारिता बढ़ जाएगी और ये धारिता क्या होगी, कम होगी। अब देखिएगा मैं इस चीज को समझाऊंगा ध्यान से, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अब ध्यान क्या करेंगे, हम चौकन्ना करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ध्यान को चौकन्ना करेंगे, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब देखिएगा मेरी तरफ, अच्छी बात है। चलिए हमने क्या बोला, इसके अंदर हमने परावैद्युतांक डाला, जिससे परावैद्युतांक का ध्रुवण हो गया। ध्रुवण होने के कारण इसका एक अपना वैद्युत क्षेत्र हो गया, जो प्लेटों के अंदर, जो दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र था उससे विपरीत दिशा में हो गया। जब ये वैद्युत क्षेत्र इधर है, ये वैद्युत क्षेत्र इधर है, दोनों एक दूसरे का विपरीत किया, दोनों एक दूसरे का क्या किया, विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे का मतलब क्या करेगा, विपक्ष है, तो भैया परेशानी समस्या उत्पन्न करेगा। तो इससे क्या होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र, जो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र है, ये कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इसका विरोध कर रहा है, ये ई डैश ई का विरोध कर रहा है, जिससे हमारा नया आ जाएगा ET, जो हो जाएगा ई माइनस ई डैश। अब ई डैश मतलब ET हमारा क्या हो गया, ई से कम हो गया। जब हमारा ET कम हो गया, आप देखिए जब नीचे कम वैल्यू है तो भाग देने पर अधिक आएगा, तो ये हमारा धारिता क्या हो गई, बढ़ गई, और यहाँ पे धारिता क्या हो गई, कम हो गई। इस चीज को आपको समझना था। अगर आपको इस चीज समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हमारा टॉपिक क्या था, अगर हम इसको टॉपिक के थ्रू लें तो ये हमारा टॉपिक था परावैद्युतांक का ध्रुवण। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये चीज़ तो मैंने जो समझाई है आपकी नॉलेज के लिए अच्छी बात है, आपके दिमाग में रहेगी तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम ये फिगर बना देंगे और परावैद्युतांक ध्रुवण हम कैसे परिभाषित करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। अब सुनिए, हम उसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, जो हमने देखा बस वही हम बोल देंगे, हमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो हमने देखा वही हम बोल देंगे। हमने क्या बोला कि संधारित्र प्लेटों के बीच जब परावैद्युतांक को डाला जाता है, संधारित्र प्लेटों के बीच जब परावैद्युतांक को डाला जाता है तो प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में परावैद्युतांक के परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं, जिससे प्लेटों के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो प्लेटों के बाहर उपस्थित, जो प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, जिससे कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र घट, नेट वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच कुल नेट वैद्युत क्षेत्र घट जाता है, जिससे कि जिसे प्लेटों को सॉरी ध्रुवण बोल दिया, रे हमने क्या बता दिया, जिससे कि हम धारिता बढ़ जाती है। तो धारिता कैसे बढ़ती है वो बता दिए। चलिए धारिता कैसे बढ़ती है आप समझ गए। अब हमें बताना ध्रुवण। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच, अब सुनिए ध्यान से, संधारित्र के प्लेटों के बीच जब हम परावैद्युतांक डालते हैं तो संधारित्र के प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में परावैद्युतांक के परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं। परावैद्युतांक के परमाणु क्या होते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं, जिसे हम परावैद्युतांक का ध्रुवण कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा आपको देनी थी, और अगर आप ये फिगर बना देते हैं तो क्या करेगा एग्जामिनर, 2 नंबर का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आपकी परिभाषा को पढ़ेगा,
उम्मीद कम रहेगी। फिगर दिखेगा, समझ जाएगा बच्चा पढ़ा हुआ है, बस आपको तुरंत नंबर दे देगा। आप परिभाषा लिखे हुए हैं, आपकी आधे नंबर कटने की चांस नहीं है। अगर आप परिभाषा लिखे हुए हैं तो हो सकता है वो 1.5 नंबर दे, क्योंकि उसको इतना अच्छा ना लगे, फिटिंग ना बैठे। या देखिए कि 2 लाइन का है, 2 नंबर का, एक ही लाइन 2 लाइन लिखा हुआ है। तो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए फिगर क्या होता है कि बड़ी से बड़ी बातों को छोटों लफ्जों में समझा देता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे समझा देगा वो, यहाँ पे साफ दिखा रहा है ध्रुवित हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, यहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। बोला अरे बच्चा ये सब किया, बच्चा जब बना लिया तो लिखेगा क्योंकि दे दो नंबर दबा के, यही चीज होती है। इसलिए मैं आपको एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते चल रहा हूँ, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परावैद्युतांक का ध्रुवण, ये हमारा टॉपिक था। चलिएगा मैं थोड़ा इरेज इधर कर रहा हूँ। एक और टॉपिक है जो डिफिनीशन पूछा जाता है हर एक साल, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं परावैद्युत सामर्थ्य, पहला ही हमारा, और दूसरा हमारा भंजक विभवांतर। ठीक है, भंजक विभवांतर। चलिए अब एक चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर आपके सामने, अगर बहुत बच्चों के जिम जाते भी होंगे लेकिन बहुत कम होंगे नहीं जानते, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके सामने मान लीजिए 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 45 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 1 कुंटल, 10 किलो, 1.5 कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल की वस्तुएं रखी हुई हैं। अगर आपसे बोला जाए कि आप जाइए उठाइए, आपको छोटे से उठाना ही स्टार्ट करना है। आप 1 किलो का उठा लेंगे, 2 किलो का उठा लेंगे, 3 किलो का उठा लेंगे, शायद हो सकता है 50 किलो का भी उठा ले, 60 किलो का भी उठा ले। कुछ लोगों जो 1 कुंटल का भी उठा लेंगे, कोई 1.5 कुंटल का भी उठा लेंगे, कोई 50 किलो ही नहीं उठा पाएंगे। मतलब सबकी अपनी अपनी क्षमता है। एक लास्ट बिंदु है, ठीक है ना, एक लास्ट बिंदु है, उनका एक सामर्थ्य है कि उससे अधिक वो नहीं कर सकते, एक सीमा है। जैसे आवेश संग्रहण करने की सीमा थी, ठीक है, तो उनकी एक सीमा है, सबकी एक ना एक सीमा है। अब भैया दिन में 24 घंटे होते हैं, आप 25 घंटे तो उत्पन्न कर नहीं सकते, तो हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितना जग सकते हैं? 24 घंटे जग सकते हैं, 25 घंटे तो जग नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी भी एक सीमा है, हर एक चीज़ की क्या होती है, एक सीमा होती है। अच्छा, अच्छी बात है, आपकी भी सीमा है। तो चलिए, भंजक विभवांतर तो हमारा क्या था, परावैद्युत सामर्थ्य। उसी प्रकार जो परावैद्युतांक होते हैं ना, परावैद्युत होते हैं, इनकी भी एक सीमा होती है। किसकी सीमा होती है? ध्रुवित होने की। मान लीजिए ये धनात्मक आवेश से ध्रुवित तो हो गए, अगर हम ज्यादा आवेश देते जाए, ज्यादा आवेश दे जाए तो अभी क्या है, परमाणु के अंदर तो ये टूट जाएंगे, मतलब बिखर जाएंगे। तो एक सीमा से अधिक हम नहीं दे सकते, उसी को क्या कहते हैं हम, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अब क्या इसकी परिभाषा होती है, ध्यान से सुनेगा। तो किसी परावैद्युतांक की प्लेटों के बीच उपस्थित वह वैद्युत क्षेत्र जिसे परावैद्युतांक बिना भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट क्या लेंगे, अगर किसी ने कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, तो किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे परावैद्युतांक पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकते, उस पदार्थ का परावैद्युतांक सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भंजक विभवांतर की। अब हमने क्या बोला भैया, एक सीमा से अधिक, मतलब परावैद्युतांक सामर्थ्य से अधिक हम देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब एक सीमा होती है, उससे अधिक हम दे देंगे कोई चीज बिखर जाएगा। मान लीजिए अगर इसको हम काट ऐसे मारे एक सीमा से अधिक मारेंगे, 2 टुकड़े में विभक्त, जैसे वही चीज है। भंजक विभवांतर क्या है कि परावैद्युतांक प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिसमें परावैद्युतांक भंजक होता है, मतलब क्या होता है, विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, उसे हम भंजक विभवांतर कहते हैं। इसकी हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युतांक सामर्थ्य में, परावैद्युतांक पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर का मतलब दोनों प्लेटों के बीच स्थित वह वैद्युत क्षेत्र जिसमें वैद्युत भंजन होना चालू हो जाता है, भंजक विभवांतर कहलाता है।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये परावैद्युतांक सामर्थ्य क्या है? ये परावैद्युतांक पदार्थ के सहन करने की क्षमता को, वैद्युत कितना वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, अंतिम वैद्युत क्षेत्र, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जो सहन कर सकता है उसे परावैद्युतांक सामर्थ्य, और वह विभवांतर जिसमें क्या होता है परावैद्युत पदार्थ भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में अभी तक आपने जितना पढ़ा उसमें कोई भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट कीजिए, हम आपको कॉल करके आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। ऐसी व्यवस्था आपको बेटा कोई नहीं देगा, ठीक है ना। अगर आप कोचिंग क्लास भी पढ़ने जाते हैं तो उसमें आप क्लास किए, घर गए, 2-3 घंटे का, अगर आप 800 फीस देते हैं 2-3 घंटे का, तो अगर 1-1 घंटे आपको मिलती है तो उसमें आप क्या किए, क्वेश्चन किए, तो कि 1 घंटे मान लीजिए मिलती है हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो मान लीजिए फीस क्या आपकी मिली 45 मिनट की क्लास, इससे अधिक शायद ही किसी बच्चे को मिलती होगी। अगर आपको 45 मिनट की क्लास मिलती है तो उस 45 मिनट क्लास में आप लेक्चर भी आपको सुनना है, उसके बाद आप क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप लेक्चर देखिए, बुक पढ़िए, उसके बाद से भी अगर कुछ आपको डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं। आपके द्वारा आपके 24 घंटे हम आपके लिए उपलब्ध हैं, आपकी हम क्वेश्चन को हल करेंगे, आपकी समस्या को दूर करेंगे आपसे खुद बात करते हुए। तो चलिए इसमें टेंशन नहीं लेना है, कोई भी डाउट हो हमसे संपर्क कीजिए। चलिए हम अब क्या करते हैं, आपके अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, टॉपिक में हमारा अगला टॉपिक आएगा, देखिए भाई हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, हमने बोला था अच्छे से पढ़ेंगे, हमने क्या बोला था, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। हम आपके लिए ज़्यादा वर्कलोड तो दे नहीं सकते हैं, हम ज़्यादा आपको क्या करेंगे, ज़्यादा आपको वर्कलोड नहीं देंगे कि आप एकदम डिप्रेस्ड हो जाएं, एक साथ ही आप ज़्यादा पढ़ने लगें। हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आप मेरे लेक्चर भी देखेंगे तो मैं 30 मिनट से ज़्यादा लेक्चर का अपलोड नहीं करता, आपको बस वही 30 मिनट पढ़ने हैं, मन से पढ़ने हैं और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना है, आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो देखिए बच्चों, आप पहली बात तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हमारा हौसला बुलंद होता है, जिससे हम और भी आगामी क्षेत्रों में आपके लिए नए नए अवसर तलाशेंगे और आपको लाकर बताएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।